नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ विधि शास्त्र से संबंधित छोटी छोटी लेकिन मोटी बातों को लेकर। दोस्तों, मेरा ये YouTube चैनल ही इस बात पर केंद्रित है कि हम विधि शास्त्र से संबंधित छोटी छोटी और मोटी बातों को, छोटी छोटी पर मोटी बातों को आपस में चर्चा और परिचर्चा करते हुए एक दूसरे को समझा सकें और समझ सकें। तो आज भी मैं जिस बिंदु को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, वो है बेल, यानी कि जमानत। बेल के बारे में कहा जाता है ये आर्टिकल 21 का एक लिंब है, यानी एक मुख्य घटक है। आर्टिकल 21 जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, संविधान के द्वारा प्रदत्त है, यानी फ्रीडम ऑफ लिबर्टी एंड लाइफ। मित्रों, बेल यानी कि जमानत पर किसी अभियुक्त का छोड़ा जाना संविधान के द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 21 के अंतर्गत लाइफ और लिबर्टी की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होता है। परंतु बेल को समझने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। बेल जो टर्म है उसको कहीं भी पहले वाले कोड में, यानी कि जो हमारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973, उसमें बेल को परिभाषित नहीं किया गया था। परंतु अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, उसमें धारा 2 के अंतर्गत बेल इस टर्म को परिभाषित किया गया है। परंतु हम में से कितने अधिवक्ता हैं जो क्रिमिनल फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल लिटिगेशंस देखते हैं, उनको स्टेज के अनुसार कितने प्रकार के बेल होते हैं, कितने प्रकार के बेल लिए जा सकते हैं, ये पता होता है। मित्रों, जनरली सामान्य तौर पर अगर आप किसी अधिवक्ता से पूछें जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थ्रू क्रिमिनल लिटिगेशंस को हैंडल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्रिमिनल फील्ड में, कि बेल कितने प्रकार की होती है स्टेज के अनुसार, स्टेज मतलब स्तर, परिस्थितियों के अनुसार, तो वो जनरली यही जवाब देते हैं। उत्तर यही उनका आता है कि बेल 2 प्रकार की होती है। एक रेगुलर बेल जो अरेस्ट होने के बाद ली जाती है, और दूसरा एंटीसिपेटरी बेल जो एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट में ली जाती है, यानी कि उसको हिंदी में अग्रिम जमानत कहते हैं। तो साधारण भाषा में कहें तो गिरफ्तार होने के बाद एक बेल ली जाती है और गिरफ्तार होने से पहले एक बेल ली जाती है। गिरफ्तार होने से पहले वाले को हम अग्रिम जमानत कहते हैं। परंतु मित्रों, क्या बेल यहीं तक सीमित है? स्टेज के अनुसार मित्रों, बेल एक तो रेगुलर बेल हो गई, जैसा कि बताया गया कि आफ्टर अरेस्ट, यानी कि एक अभियुक्त गिरफ्तार हो जाने के पश्चात रेगुलर बेल के रूप में जमानत की याचिका न्यायपटल पर प्रेषित कर सकता है। दूसरा, बंदा जिसके खिलाफ नॉन बेलेबल ऑफेंस का FIR रजिस्टर हो गया है और उसे इस बात का डर है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देता है न्यायपटल पर, जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। ये तो मुख्य बेल हो गए। अब स्टेज के अनुसार कैसे बेल हम ले सकते हैं? तो मित्रों, आपको पता है एक डिफ़ॉल्ट बेल होती है। जी हाँ, कुछ सीरियस अपराध होते हैं, गंभीर अपराध होते हैं, जैसे हत्या होना, हत्या का प्रयास करना, गंभीर चोट पहुंचाना, है ना, जिसमें 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, उम्र कैद की सज़ा होती है, मृत्युदंड दिया जाता है। ऐसे अपराधों के लिए जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम फिक्स किया गया है वो है 90 डेज। लेकिन अगर आप MCO CA में चले जाते हैं, मौका में चले जाते हैं, या UAPA में चले जाते हैं, खासकर मौका में, तो मौका में यही जो 90 डेज़ का लिमिटेशन है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके रिपोर्ट फाइल करने का, वो 180 डेज़ में बदल जाता है। जी हाँ, और जो गंभीर अपराध तो अपराध होता है, हर अपराध गंभीर होता है, परंतु सज़ा के अनुसार उसको बांटा गया है। तो बाकी के जितने अपराध हैं उनके लिए जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है
एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिया गया है वो है 60 डेज। तो अगर अपराध की गंभीरता के अनुसार 60 डेज और 90 डेज में चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो एक्यूज्ड को, जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया गया है, उसको ये अधिकार मिल जाता है कि यदि वो बेल कराने के लिए तैयार है तो उसको बेल दी जाए टर्म्स और कंडीशन के आधार पर, जैसा कि आदरणीय न्यायालय उचित समझे। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। पहले ये 167 सेक्शन 167 में था, अभी ये 187 में हो गया है, यानी कि सीआरपीसी का 167 और बी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 187। इसी तरह बेल आफ्टर कन्विक्शन होता है साहब। जब तक एक्यूज्ड जो अपराधी व्यक्ति है, जो आरोपी व्यक्ति है, प्रथम दृष्टया तो एक व्यक्ति अपराधी होता है जिसके ऊपर कोई एफआईआर रजिस्टर होता है, जिसके ऊपर कोई परिवाद दाखिल होता है, कंप्लेन फाइल होता है। तो जब तक आरोपी पर लगे आरोप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं कर दिए जाते तब तक वो आरोप ही रहते हैं। परंतु एक बार वो आरोप सिद्ध कर दिए गए और कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया कि आपने ये अपराध किया है और आपको इतने सालों की सज़ा दी जा रही है, इतना फाइन दिया जा रहा है या दोनों लगाया जा रहा है, सज़ा भी दी जा रही है और फाइन भी किया जा रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति कन्विक्ट हो जाता है, यानी कि वो कन्विक्शन उसको मिल जाता है। अब यहाँ पे भी अगर सत्र न्यायालय या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट के द्वारा पारित किए गए आदेश को कोई चुनौती देना चाहता है तो उसको बेल भी लेनी पड़ती है और जो सेंटेंस दिया गया है उसको सस्पेंड कराने के लिए एप्लीकेशन मूव करना पड़ता है। तो ये सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस एंड बेल आफ्टर कन्विक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह इंटरिम बेल होती है, जैसे केजरीवाल के मामले में जो लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इंटरिम बेल, तो ये इंटरिम बेल भी होती है। इसी तरह एंटीसिपेटरी बेल में ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल होती है। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल का मतलब आप एक्यूज्ड जो है वो किसी दूसरे स्टेट में रहता है, एफआईआर किसी दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड की गई है, तो व्यक्ति जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट के सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट में वो एप्लीकेशन मूव करता है कि उसे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाए, ताकि वो जिस स्टेट में एफआईआर रजिस्टर है उस स्टेट में जाकर एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सके और रिलीफ प्राप्त कर सके। इसे हम ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों को लेकर हमने एक बुक लिखी है, जो बुक पब्लिश भी हो चुकी है। ये देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये बुक है। इस बुक का नाम है ए सिंपल गाइड फॉर बेल, जिसमें आप न केवल बेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, बहुत सारे विद्वानों ने बेल को डिफाइन किया हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल की परिभाषा दी हुई है। बेल इज़ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, इसके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। तो ये सारी जानकारियाँ इस बुक में आपको मिल जाएंगी। स्टेज के अनुसार कितने बेल होते हैं, उस प्रत्येक बेल पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किस तरह के जजमेंट पास किए हैं, उनका ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस बुक में मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ मित्रों, जो सेक्शन है हमारे, जैसे 437 सीआरपीसी में था, अब ये सेक्शन बताता है कि किन मामलों, नॉन बेलेबल मामलों में बेल कब मिलेगी, ठीक है। 438 था जिसमें यह बताया जा रहा था एंटीसिपेटरी बेल कब मिलेगी, करेक्ट है। परंतु किताबों में अक्सर ही आप ढूंढेंगे तो ये नहीं मिलेगा कि सेक्शन 438 सीआरपीसी का बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि, यानी कि एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट, और इसमें लोगों को बेल ग्रांट करना, ये जो कंसेप्ट है ये आया कहाँ से, लॉ कमीशन ने इसके बारे में क्या बोला, बहुत सारे एडवोकेट्स जो बड़े बड़े एडवोकेट हैं, सॉलिसिटर हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला, और सबका निचोड़ ये सेक्शन 438
या सेक्शन 437 ये अस्तित्व में आए कैसे। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में इस बुक में बताया गया है। और यही नहीं, आपसे एक सवाल किया जाए कि सेक्शन 437 सीआरपीसी और सेक्शन 439 सीआरपीसी दोनों में ही नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल ग्रांट की जाती है, जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट पे डिपेंड करता है, यानी कि न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि सेक्शन 437 और सेक्शन 439 में जमानत दी जाए या ना दी जाए, और दी जाए तो किन टर्म्स और कंडीशन पे दी जाए। परंतु सवाल ये है कि जब सेक्शन 437 के अंतर्गत आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल न्यायालय के द्वारा उसके विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए दिया जा सकता है, तो फिर सेक्शन 439 की आवश्यकता क्यों है, क्यों पड़ी? क्योंकि उसमें भी तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के में ही बेल ग्रांट की जाती है। 436 को आप छोड़ दें, वो बेलेबल ऑफेंस के लिए है। तो सवाल यह है कि एक ही प्रकार का रिलीफ देने के लिए दो सेक्शन क्यों है। यहाँ पे प्रश्न ये भी आता है कि सेक्शन 437 और सेक्शन 439 ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सप्लीमेंट्री हैं। इसका जवाब आपको इस पुस्तक में मिलेगा, जो ये पुस्तक आपके सामने रखी है। और यही नहीं, ब्लैंकेट ऑर्डर क्या होता है, इसका जवाब इसमें मिलेगा। स्पीडी ट्रायल क्यों ज़रूरी है, इसका जवाब इस पुस्तक में मिलेगा। यानी कि बेल से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह आपको इस पुस्तक में मिल जाएगी। ये पुस्तक दोस्तों अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। इसको पब्लिश किया है नोशन प्रेस ने। ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको सेगमेंट, इसमें नोशन प्रेस का नाम दिया गया है। नोशन प्रेस की वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है। दोस्तों नोशन प्रेस ने, चूँकि मैं इस किताब का ऑथर हूँ, तो मुझे विशेष सुविधाएं दी गई हैं। यानी कि जो इस पुस्तक की प्राइस अमेज़ॉन पे आप देखेंगे तो लगभग 450 रुपये के आसपास है। नोशन प्रेस में 450 रुपये की होगी, फ्लिपकार्ट में भी ये 450 के आसपास है। परंतु ऑथर होने के नाते मुझे नोशन प्रेस ने ये सुविधाएं दी है कि मुझे 50% के आसपास डिस्काउंट मिल जाता है इस बुक पे। तो आप मेरे द्वारा भी, अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे द्वारा भी इस बुक को खरीद सकते हैं। अपने लिए उपयोगी होगी, आपको समझना है, जानकारी प्राप्त करना है और आपके वैल्यूबल कमेंट्स मुझे भेजने हैं, तो इस बुक को आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे द्वारा। कमेंट्स में आप अपना नंबर, एड्रेस ये सब भेज दें, और इसका 50% अमाउंट जो आता है वो अगर आप भेज दें तो ये पूरी की पूरी बुक मैं आपके एड्रेस पे डिस्पैच करा सकता हूँ। दूसरी बात, आप डायरेक्ट अमेज़ॉन से इस पुस्तक को ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, नोशन प्रेस से ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने वाले व्यक्ति जो हमारे साथी हैं, उनको मैं नोशन प्रेस के द्वारा दिए गए विशेष कूपन भी उपलब्ध करा सकता हूँ। तो मित्रों, एक बार अवश्य इस पुस्तक को पढ़ें और अपना वैल्यूबल ओपिनियन दें, अपना ऑब्जर्वेशन दें, बताएं कि ये पुस्तक कितनी आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये पुस्तक विशेषतः जूनियर एडवोकेट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लिखी गई है, ऑथर्ड है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि एक बार इस पुस्तक को ज़रूर देखें, और अगर ये ज्ञानवर्धक है, आपको संतुष्टि प्रदान करती है, खासकर एक सब्जेक्ट के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, उसकी प्रकृति और स्कोप के बारे में, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसे प्राप्त करना है मेरे द्वारा तो मुझे संपर्क करें, और यदि आप इससे पुस्तक डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से और फ्लिपकार्ट से या नोशन प्रेस की वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को ले सकते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से इस पुस्तक को तैयार की है, खासकर अपने कनिष्ठ साथियों को ध्यान में रखकर, जो जूनियर एडवोकेट हैं उनको ध्यान में रखकर। याद रखिए, बेल इज़ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, एंड अ फ्रीडम ऑफ ए पर्सन शुड नॉट बी curtailed on the basis of mere allegations, because the contents of the FIR, unless and until proved beyond reasonable doubt,
द सेम शैल ऑलवेज बी अमाउंटेड एज एलिगेशन। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नए बिंदुओं पर चर्चा और परिचर्चा करने के लिए। तब तक जय हिंद, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।